हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप पढ़ाई मन से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जीव विज्ञान लेकर के आया हूं। जीव विज्ञान, अब जो साइंस है, साइंस को 3 भागों में बांटा गया। ये सब इंट्रोडक्शन है, इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अब पेपर पास में है एमटीएस का। उसको लेकर के मैं फास्ट तरीके से आप लोगों को जीव विज्ञान 10 दिन के अंदर कराने वाला हूँ। तो आप चैप्टर का नाम डालिए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान मैं ऐसे ही शॉर्टकट से आपका फास्ट रिवीजन कराने वाला हूँ। जीव विज्ञान, ठीक। जीव विज्ञान के जनक कौन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। उसके बाद जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया जीव विज्ञान को? 2 भागों में। पहले जूलॉजी में, पहला भाग है जूलॉजी, जिसको जिसको कहते हैं जंतु विज्ञान। दूसरा बॉटनी। क्या है दूसरा? बॉटनी, जिसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे। जीव विज्ञान के जनक जूलॉजी के जीव विज्ञान के अंतर्गत मानव और बॉटनी दोनों पढ़ते हैं, लेकिन जीव से संबंधित जू है। जू में भी मानव विज्ञान पढ़ते हैं, इसीलिए इसमें भी अरस्तु होंगे। इसके जनक कौन होंगे? जियोलॉजिकल के जनक कौन होंगे? अरस्तु। कौन होंगे? अरस्तु। और बॉटनी के जनक को कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। क्या कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। चलो अब फिर से रिवीजन करते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। कौन है जीव विज्ञान के जनक? अरस्तु। बॉटनी के थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के थियोफ्रेस्टस। जियोलॉजी के अरस्तु। जियोलॉजी के अरस्तु। ठीक है, हो गया जीव विज्ञान का परिचय। उसके बाद में हम पढ़ाते हैं मानव शरीर की सबसे छोटा अंग क्या होता है, बताइए। मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कोशिका। कोशिका बताएंगे आप लोग। क्या बताएंगे? कोशिका। मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कोशिका नहीं, ये गलत है। मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कोशिका नहीं होता। क्या नहीं होता? कोशिका नहीं है। तो कोशिका क्या है? क्या है कोशिका? कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका मानव शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है। सबसे छोटा अंग होता है जो ऊतकों से मिलकर बना होता है। अब ऊतकों से सबसे छोटा अंग क्या होगा, ये बता ही नहीं सकते। नाक कान में से कुछ भी हो सकता है, इसीलिए। लेकिन अगर ऑप्शन में लिख के आ जाए कि कोशिका मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, अंग लिख कर के आ जाए, तो आप कोई भी अंग लिख कर के आ जाए तो आप उसको ऑप्शन में टिक नहीं करेंगे कि सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। अब फिर से आ जाओ। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जियोलॉजी के जनक अरस्तु। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस। और सेलों का जो अध्ययन है, सेल किसको बोलते हैं? कोशिका को। कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में। किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में। किस में किया जाता है कोशिका का अध्ययन? साइटोलॉजी में। चलो ठीक है। अब आप लोग ये बताइए कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी कोशिका की खोज? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इन्होंने मरी हुई कोशिका खोजी थी। कैसी कोशिका खोजी थी? मरी हुई सेल खोजी थी। मरी हुई सेल। उसके बाद में जिंदा सेल किसने खोजी? तो फिर जिंदा सेल किसने खोजी? एंटीनो वॉन लीवनहॉक ने। जीवित कोशिका किसने खोजी? जीवित सेल किसने खोजी? एंटीनो वॉन लीवनहॉक ने। एंटीनो वॉन लीवनहॉक ने। वॉन लीवनहॉक ने। किसने? लीवनहॉक
हॉक ने। जीवित कोशिका एंटनी वॉन लीवनहॉक। जीवित कोशिका एंटनी वॉन लीवनहॉक। किसने? एंटनी वॉन लीवनहॉक। चलो, मरी हुई कोशिका किसने खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका किसने खोजी? एंटनी वॉन लीवनहॉक। उसके बाद कोशिका सिद्धांत आ जाते हैं। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत बताइए जल्दी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने। किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन एवं स्वान ने। किसने दिया? स्लाइडन स्वान ने। स्लाइडन एवं स्वान ने किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने। उसके बाद कोशिका सिद्धांत को समझते हैं। जिस प्रकार ईंट होती है, जिस प्रकार ईंट होती है उसी प्रकार कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। जिस प्रकार ईंट होती है उसी प्रकार कोशिका होती है। जिस प्रकार ईंट उसी प्रकार कोशिका। जब सेम ईंटों को जोड़ करके एक दीवार बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? सेम ईंटों को, सेम आकार की सेम ईंटों को जोड़कर एक दीवार बनाई जाती है। ऐसे ही सेम प्रकार की कोशिकाओं को जोड़ करके, सेम प्रकार की कोशिकाओं को जोड़ करके ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक। ऊतक। ये दीवार बनती है। क्या बनती है? दीवार। और दीवार को जोड़ करके, दीवार को जोड़ करके कमरा बनता है। क्या बनता है? रूम। क्या बनता है? रूम। और ऊतकों को जोड़ करके क्या बनते हैं? अंग। क्या बनते हैं? अंग। क्या बनते हैं? अंग। और रूम, कई सारे रूम मिलकर के एक मकान का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कई सारे रूम मिलकर के एक मकान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मकान। और कई अंग मिलकर के, कई अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग। कई अंग मिलकर के शरीर बनाते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शरीर का। किसका निर्माण करते हैं? शरीर का। ठीक है। शरीर का निर्माण करते हैं। अब आ जाते हैं सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? बताइए। सबसे बड़ी कोशिका कौन है जिसे कहते हैं सबसे बड़ी कोशिका? बताइए जल्दी। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग की अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अब मानव में आ जाते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवम। क्या है? ओवम। ओवम। क्या है? ओवम। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवम। क्या है? ओवम। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवम। ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? स्पर्म। मानव में सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म। क्या है? स्पर्म। मानव में सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म। और उसके बाद मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन कहाँ पाई जाती है? सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन मस्तिष्क में। किस में पाई जाती है? ब्रेन में। किस में पाई जाती है? ब्रेन में। ठीक है दोस्तों, ब्रेन में पाई जाती है। अब बताइए कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन। कोशिका का जो विभाजन होता है, सबसे ज़्यादा विभाजन कोशिका का कहाँ पर होता है? ये बताइए। कोशिका का विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा यकृत में होता है। कहाँ होता है?
यकृत में। और सबसे कम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यकृत में। और सबसे कम कहाँ पर होता है? ब्रेन में। कहाँ पर होता है? ब्रेन में। ब्रेन में कौन सी जगह? न्यूरॉन में। कहाँ पर? न्यूरॉन। यहाँ पर कोशिका का सबसे कम विभाजन होता है। तो इसका मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन होगा वहाँ वह चीज़ जल्दी से उत्पन्न हो जाएगी, जल्दी से बन जाएगी। ठीक है, जैसे लीवर में पुनर्उद्भव की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये शीघ्रता से अपने आप को दोबारा बना सकता है, लेकिन मस्तिष्क अपने आप को दोबारा कभी नहीं बना सकता। ठीक है, वो अपने आप को कभी नहीं बना सकता। मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का एमसीवी का कार्य करता है। किसका? एमसीवी का। किसका कार्य करता है? एमसीवी का। यदि मस्तिष्क में अगर कोई ज़ोर से मार दे, मस्तिष्क में क्या है, अगर कोई ज़ोर से खपड़ी में मार दे तो उसका क्या है, अगर जो दिमाग अगर वो फ्यूज हो जाए, जैसे कहते हैं फलेरिया मार गया, नहीं कहते, शरीर में कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं। क्या काम करना बंद कर देते हैं? कुछ अंग काम करना, लंगड़ा लूगड़ा ऐसा एकदम, तो उसका मतलब फलेरिया मार गया। फलेरिया नहीं मार गया होता है उसको मतलब कि वह एक मस्तिष्क से कुछ सेल्स मर गई होती है मस्तिष्क की, इसीलिए ये अंग काम करना बंद कर देता है, जिससे कि इस अंग को मैसेज नहीं पहुंच पाता है कि आप कुछ काम कीजिए या आप हलिए या डुलिए, ये मैसेज नहीं पहुंच पाता और वो अपने ही स्थान पर बना रहता है। तो मस्तिष्क हो गया। उसके बाद में आपको तो सबसे कम विभाजन कहाँ पर होता है? सबसे कम विभाजन मस्तिष्क, ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ? न्यूरॉन में। सबसे ज़्यादा विभाजन यकृत में। पुनरुद्भव की क्षमता किसकी सबसे अधिक है? यकृत की। किसकी सबसे अधिक है? यकृत की। किसकी सबसे अधिक? यकृत की। ब्रेन में कोशिका विभाजन सबसे कम। ब्रेन में कोशिका विभाजन सबसे कम। ठीक है, चलो अब ये आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद में आते हैं, उसके बाद में उस प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? कोशिका किससे घिरी होती है? प्लाज्मा झिल्ली। किससे घिरी होती है? प्लाज्मा झिल्ली से। कोशिका कोशिका किससे घिरी होती है? प्लाज्मा झिल्ली से। प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? बताइए जल्दी आप लोग। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। किसकी बनी? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। चलो बताइए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। जिंदा कोशिका की खोज एंटनी वॉन लीवॉनहॉक ने। कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वाइन ने। स्लाइडन एवं स्वान ने किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत। ठीक है, चलो उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली बताइए जल्दी जल्दी। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। नोट्स करते रहिए अपने हिसाब से, अपने नोट्स बनाते रहिए। प्रोटीन की बनी होती है। अब प्लाज्मा झिल्ली, यह है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली, इसमें क्या क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली अभी माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कोशिका के अंदर क्या क्या होता है? कोशिका के अंदर क्या क्या होता है? कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होती है, वैक्यूल्स होते हैं, साइटोसोम होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, उसके बाद नाभिक होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, नाभिक, और ये लो, इतनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम जिस प्रकार, मतलब कि अब इसके अंदर क्या भरा होता है? ये इसमें ये द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव। इसमें ये द्रव भरा होता है। ये इसमें ये द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है इसके अंदर। ये सब सारी चीज़ें हैं
इसमें द्रव भरा हुआ। जिस प्रकार एक पॉलीथिन में इस प्रकार हो, जैसे पॉलीथिन में दही ले लो, दही में मतलब जो छिंदा मिर्च नहीं बनाते, जो भगवान जी का प्रसाद बनाते हो, उसमें कहीं कुछ डाल देते हैं, गरी मखाने तुलसी पत्ती ये सब वगैरह डाल देते हैं और एक पॉलीथिन हो जाती है। तो वही पॉलीथिन हो गई ये हो गई प्लाज्मा झिल्ली, और उसके बाद में जो अंदर है मटेरियल भरा रहता है वो ये सब रह गए, ये सब हो गया। चलो अब आप लोग बताइए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य है? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? ये मतलब ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है? ऊर्जा। ये मतलब इसमें ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन का निर्माण करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ऑक्सीजन का निर्माण मतलब ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अगर इसमें ऑक्सीजन पहुंचाना हो, ये सबसे इसका मतलब है कि इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फेफड़ों की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। फेफड़ों का काम तो एक प्रकार की टंकी का तरीके का। फेफड़ा जो होते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये हर प्रकार मतलब ऑक्सीजन जो हवा ग्रहण करते हैं, इससे मतलब कि ऑक्सीजन छांट लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे। फेफड़ा एक प्रकार की छलनी है। क्या है? छलनी। जिसको ज़रूरत होती है वो छांट लेगा, एक कार्बन चल भाग, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा, नाइट्रोजन को निकाल देगा, ऑक्सीजन को, ये 70% ऑक्सीजन को अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन किसके जरिए जाती है? गोल्जी काय के जरिए। गोल्जी काय जो गोल्जी काय है, क्या है? गोल्जी काय। गोल्जी काय के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन क्यों आवश्यकता पड़ती है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि इसके अंदर एक साइकिल चल रही है। क्या चल रही है? इसके अंदर ऊर्जा बनाने वाली साइकिल चल रही है। ये ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। किस चीज़ का निर्माण? ऊर्जा का निर्माण करता है। इसके अंदर कौन सी साइकिल चल रही है बताइए? इसके अंदर एक क्रैब्स साइकिल चल रही है। कौन सी? क्रैब्स साइकिल चल रही है। क्या साइकिल चल रही? कौन सी? क्रैब्स साइकिल चल रही है, जो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करती है। कितनी एटीपी? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करती है क्रैब्स साइकिल। 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करती है। उसके बाद 38 एटीपी ऊर्जा मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एक किसका निर्माण करते हैं? एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त। अब इस ऊर्जा को तो मान लो जैसे हम लोग बोल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हमें कहाँ है? हमें माउथ में है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें माइंड में चाहिए, जो कि हम आप पढ़ा रहे हैं। तो ये ऊर्जा का ट्रांजैक्शन कौन करेगा? ये ऊर्जा का ट्रांजैक्शन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। अब इधर माइटोकॉन्ड्रिया है तो इधर गोल्जी बॉडी है, तो इधर वॉक्यूल्स है, तो इधर पे साइटोसोम है, तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, तो ठीक है, और इधर पे नाभिक। क्या है? नाभिक। अब गोल्जी का ऊर्जा को सारी जिस जगह आवश्यकता पड़ती है वहाँ ऊर्जा का परिवहन करता है। उसके बाद वॉक्यूल्स। अब हमारे शरीर में पानी भरा रहता, पानी होता है। 65% मात्रा किसकी होती है? हमारे शरीर में पानी की होती है। किसकी होती है? 65% मात्रा पानी की होती है। ये पानी 65% कहाँ जाता है? अब अगर शरीर का 65% पानी है, शरीर का 65% ये क्या है? शरीर में पानी है। तो अब ये पानी एकत्रित थोड़ा कस रहता है। अगर एकत्रित रहेगा तो एकदम हिले डुलेगा, अंदर बजेगा पानी। अगर यहाँ को करौठा लेंगे तो यहाँ को आ जाएगा, अगर यहाँ को लेंगे तो यहाँ को पानी आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये पानी कहाँ पर स्टोर रहता है? वॉक्यूल्स में। कहाँ पर रहता है? वॉक्यूल्स में स्टोर रहता है। पानी कहाँ पर स्टोर रहता है?
वॉक्यूल्स में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गए, वॉक्यूल्स हो गए। पानी कहाँ पर स्टोर रहता है? वॉक्यूल्स। हमारे शरीर में वॉक्यूल्स दिए रहते हैं, ये जो पतली पतली नसें हैं इन्हीं को वॉक्यूल्स बोलते हैं। और गोल्जी काय किसका? ऊर्जा का परिवहन करता है, और ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत को क्रस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत को क्रस्टी कहते हैं। ठीक है, क्रस्टी कहते हैं। चलो ठीक, ही माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, वॉक्यूल्स हो गए। अब आ जाओ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है सेंट्रोसोम? क्या होता है सेंट्रोसोम? जल्दी बताइए, क्या होता है सेंट्रोसोम? इधर पे है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल। सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका का विभाजन। सेंट्रोसोम का क्या कार्य है? ये कोशिका का विभाजन करता है। जैसे अगर आप सेंट्रोसोम का कार्य है, अगर आपको कोई लाठी मार दिया, अगर आपको हुमच के मार दिया लाठी, तो आपकी वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो मर जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कोशिकाएं मर जाएंगी। अगर कोशिकाएं मर गई तो आसपास की जो कोशिकाएं जिस प्रकार नहीं होते हैं, पड़ोसी में रहते हैं, शहर में पड़ोसी में रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कुछ हो जाएगा तो कुछ दिनों तक कुछ दिनों तक नहीं कोई उसकी मदद करता है। उसके बाद में लोग अपने अपने घर से झांकने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? अपने अपने घर से झांकने लगते हैं। ये देखो सेल, ये एक सेल मरी पड़ी है। क्या है? सेल ये वाली मरी पड़ी। अब ये लोग झांकेंगे। क्या करेंगे? झांकेंगे। ये थोड़ा थोड़ा अपना सेल इसको देंगे। अब एक ही प्रकार के सेल इससे विभाजन होंगे। क्या होंगे? कोश का विभाजन हो जाएंगे, और यहाँ पर सेलें बनती जाएंगी, और हमारा जो चोट की जगह है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इस कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम करते हैं। कौन करते हैं? सेंट्रोसोम। इसीलिए सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ पर होता है? बताइए। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन अभी बताया था यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। इसमें पुनरुद्भव की क्षमता बहुत अधिक होती है। क्या होती है? पुनरुद्भव की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। चलो, यकृत में पुनरुद्भव की क्षमता बहुत ज़्यादा हो पाई जाती है। अगर यकृत में आप लोग देखते हैं कि, ये बताइए, कैंसर बनने की ज़्यादा चांस कहाँ पर होते हैं? कैंसर बनने की ज़्यादा चांस कहाँ पर होते हैं? यकृत में। कहाँ पर होते हैं? यकृत में। सबसे ज़्यादा चांस कैंसर के यकृत में बनते हैं, और क्या सबसे कम? ब्रेन में कैंसर नहीं बनता, ट्यूमर होती है। क्या होती है? ट्यूमर। क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। ठीक। अब ये कैसे होता है? कैंसर कैसे बनता है? अगर कोई, मान लो आपको यकृत में, आपको पेट में कोई चाकू मार दिया। क्या मार दिया? चाकू घुपो दिया। क्या घुपो दिया? चाकू। अगर उसने चाकू घुसो दिया, अब ये लीवर में लगा जाएगा। लीवर में मान लो पुनरुद्भव की क्षमता बहुत तेज़ी होती है, तो आप लोगों में लीवर तो उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर तो उत्पन्न हो जाएगा, पर सेलों का जो विभाजन है वो नहीं रुकेगा। अगर सेलों का विभाजन नहीं रुका और सेलें बनती चलेंगी, अगर हमें मान लो 100 सेलों की आवश्यकता है, वहाँ सेलें बन रही हैं 200 तो चल जाएगा, अगर 250 भी बन रही हैं तो चल जाएगा। अगर मुझे 100 की आवश्यकता है और सेलें बन जा रही हैं 5 लाख 20 लाख, तो ये सब क्या होगा? ये एक गांठ बना देंगे जो कि कैंसर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कैंसर का निर्माण करते हैं। इसके इलाज के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं? कीमियोथेरेपी में इलाज होता है। कहाँ पर इलाज होता है? कीमियोथेरेपी में। और ये अपनी अल्फा रेजों गामा किरणों द्वारा इन कोशिकाओं को मार देते हैं। किसके द्वारा? गामा किरणों द्वारा इन कोशिकाओं को मार देते हैं। तो अब कैंसर के इलाज के लिए कौन सी जांच होती है? कीमियोथेरेपी इलाज होता है। कौन सा इलाज? कीमियोथेरेपी इलाज। ठीक है,
कीमियोथेरेपी। चलो दोस्तों, ठीक है, अब आगे की क्लास कल पढ़ाएंगे। सेंट्रोसोम हो गया, कल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताएंगे, हैं। धीरे धीरे आज अभी सेल के बारे में बता रहे हैं, जो कि यकृत है, लीवर है, यकृत जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं, ये सब अलग से बताएंगे इसको, इनका अलग एक चैप्टर होगा। तो आपको कैसे लगी ये क्लास? उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत अच्छी लगी होगी ये क्लास। तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए कि ऐसी क्लास आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।